नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद सबसे बुनियादी सवाल पर बात करने वाले हैं। आखिर जिंदगी क्या है? वो क्या चीज है जो एक जीवित को एक निर्जीव से अलग करती है? और फिर धरती पर जो ये लाखों करोड़ों प्रजातियां हैं, वैज्ञानिक इन्हें कैसे समझते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सीधे एक पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, एक ग्लेशियर, वो भी तो बढ़ता है ना, और एक पेड़, वो भी बढ़ता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जिंदा हैं, दोनों जीवित हैं? यही वो सवाल है जो हमें इस उलझन के बिल्कुल बीच में ले आता है कि जीवन की परिभाषा आखिर है क्या। इसका जवाब छिपा है बढ़ने के तरीके में। देखिए, ग्लेशियर या रेत के टीले जैसी चीजें वो बाहर से बढ़ती हैं, मतलब उनकी सतह पर चीजें जमा होती जाती हैं और वो बड़े हो जाते हैं। इसे हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ या बाहरी विकास कहते हैं। लेकिन एक पेड़ या कोई भी जीवित चीज वो अंदर से बढ़ती है, कोशिकाओं के विभाजन से। यह है इंट्रिंसिक ग्रोथ या आंतरिक विकास, और यही वो असली पहचान है जो सिर्फ और सिर्फ जीवित चीजों में होती है। तो ये हमें हमारे पहले बड़े सवाल पर ले आता है, आखिर जीवन है क्या? चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि विज्ञान जीवित और निर्जीव के बीच की वो लकीर कैसे खींचता है। अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन जीवन की सबसे बड़ी निशानी है। भाई, अपने जैसे जीव पैदा करना, यही तो तरीका है जिससे प्रजातियां आगे बढ़ती हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई जीवन को डिफाइन करने वाला गुण है? क्या ये अंतिम निशानी है? असल में नहीं। जरा सोचिए, खच्चर जो कि एक स्टेराइल हाइब्रिड है, वो प्रजनन नहीं कर सकता। या फिर मधुमक्खियों के छत्ते में जो वर्कर बीज होती हैं, वो भी स्टेराइल होती हैं। और यहाँ तक कि कई इंसान जो निसंतान होते हैं, क्या वो जीवित नहीं है? बिल्कुल है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि रिप्रोडक्शन जीवन के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन ये किसी जीव को जीवित कहने की एकमात्र शर्त बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर अगर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, तो फिर क्या है? चलिए अब उन गुणों पर नजर डालते हैं जो बिना किसी एक्सेप्शन के हर एक जीवित चीज में पाए जाते हैं। लिस्ट में सबसे पहला और सबसे जरूरी है मेटाबॉलिज्म, यानी चयापचय। आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी जीव के शरीर के अंदर चलने वाला केमिकल इंजन है। वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस जो जिंदगी को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। हर जिंदा कोशिका में मेटाबॉलिज्म होता है, और किसी भी निर्जीव चीज में, पत्थर में, पानी में, ये नहीं होता। तो ये है जीवन का एक पक्का सबूत। अब इस मेटाबॉलिज्म के दो हिस्से होते हैं। एक है कैटाबॉलिज्म, यानी चीजों को तोड़ना। जैसे जब हम खाना पचाते हैं तो बड़े मॉलिक्यूल्स टूटकर हमें एनर्जी देते हैं। और दूसरा है एनाबॉलिज्म, यानी चीजों को बनाना। इस एनर्जी का इस्तेमाल करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से नई कोशिकाएं या दूसरी जरूरी चीजें बनाई जाती हैं। तो ये तोड़ने और बनाने का एक लगातार चलने वाला सिलसिला है, एक केमिकल डांस जो जिंदगी को चलाता रहता है। दूसरा बड़ा गुण है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक कोशिकीय बनावट। हर जीवित चीज कोशिकाओं यानी सेल्स से बनी होती है। ये जिंदगी की सबसे छोटी इकाई है। फिर ये कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स यानी अंग, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और इन सब से मिलकर बनता है एक पूरा जीव। ये जो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, एक सीढ़ी की तरह, ये भी जिंदगी की एक यूनिवर्सल पहचान है। और आखिर में एक और बहुत जरूरी गुण, चेतना, कॉन्शियसनेस। ये बस अपने आसपास के माहौल को महसूस करने और उस पर रिएक्ट करने की काबिलियत है। सोचिए, एक बैक्टीरिया भी केमिकल या रोशनी की तरफ बढ़ता है, और हम इंसान तो हैं ही। तो ये अपने एनवायरनमेंट को सेंस करना और रिस्पॉन्स देना, ये भी जीवन का एक बहुत ही फंडामेंटल गुण है। पर यहाँ भी एक पेच है। जैसा कि ये कोट बताता है, कोमा में जो इंसान होते हैं उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी आत्मचेतना नहीं होती। तो ऐसे मामलों में जीवित होने की परिभाषा क्या होगी? ये वो पॉइंट है जहां साइंस की सीमाएं थोड़ी धुंधली हो जाती हैं और फिलॉसफी के सवाल खड़े होने लगते हैं। वाकई में सोचने वाली बात है। तो ठीक है, हमने जीवन को परिभाषित करने की कोशिश तो कर ली। अब चलते हैं अगली बड़ी चुनौती की तरफ। जिंदगी की जो ये इतनी विशाल, इतनी जबरदस्त विविधता है, इसे ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, इसे समझा कैसे जाए? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.8 मिलियन यानी करीब 18 लाख।
वैज्ञानिकों ने अब तक इतनी प्रजातियों को पहचाना और उनका नाम रखा है। और मजे की बात यह है कि ये गिनती अभी भी जारी है, न जाने कितनी और बाकी हैं। अब इतने बड़े पैमाने पर अगर हमें चीजों को समझना है तो हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसा तरीका जिससे हर प्रजाति को एक यूनिक और यूनिवर्सल नाम दिया जा सके। और इस समस्या का एक बहुत ही शानदार समाधान दिया कैरोलिस लिनियस ने। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विपद नामकरण। ये एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल तरीका है। इसमें सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करके हर प्रजाति को एक ऐसा साइंटिफिक नाम दिया जाता है जो पूरे दुनिया में एक ही होता है, चाहे कोई भी भाषा बोली जाए। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। नाम के 2 हिस्से होते हैं। पहला होता है जीनस, जिसका पहला अक्षर कैपिटल होता है, और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज, जो छोटे अक्षर से शुरू होता है। ये नाम लैटिन भाषा में होते हैं और इन्हें हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है। जैसे हमारा प्यारा आम, इसका साइंटिफिक नाम है मंजीफ्रा इंडिका। कितना आसान, सटीक और यूनिवर्सल है ना? तो ठीक है, नाम तो रख दिया, लेकिन अब इन लाखों नामों को ऑर्गेनाइज कैसे करें? ये तो ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में लाखों किताबें हों और उन्हें रखने का कोई सिस्टम ही ना हो। तो चलिए अब देखते हैं जिंदगी के उस बड़े फाइलिंग कैबिनेट को, वो सिस्टम जिससे इन सब को क्लासिफाई किया जाता है। यहाँ पर 2 शब्द आते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। देखिए, टैक्सोनॉमी का मतलब है जीवों को उनकी समानता के आधार पर ग्रुप्स में बांटना, मतलब कौन किसके जैसा दिखता है। इसमें पहचान करना, नाम रखना और ग्रुप बनाना शामिल है। जबकि सिस्टमैटिक्स इससे एक कदम आगे है। ये सिर्फ ग्रुप नहीं बनाता, बल्कि ये भी देखता है कि इन जीवों के बीच एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, यानी कौन किसका पूर्वज है, उनका फैमिली ट्री कैसा है। तो सवाल उठता है कि जब कोई साइंटिस्ट एक नया जीव खोजता है तो वो उसे क्लासिफाई कैसे करता है? ये एक बहुत ही मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहले उसकी सारी विशेषताओं को नोट किया जाता है, उसका कैरेक्टराइजेशन होता है। फिर उसकी पहचान की जाती है, यानी ये देखा जाता है कि वो पहले से मौजूद किस जीव से मिलता जुलता है। इसके बाद उसे सही ग्रुप में रखा जाता है, यानी क्लासिफिकेशन। और आखिर में उसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नियमों के हिसाब से एक फॉर्मल साइंटिफिक नाम दिया जाता है। और ये हमें हमारे आखिरी हिस्से पर ले आता है, जहां हम जैविक वर्गीकरण के उस खूबसूरत मल्टी लेवल स्ट्रक्चर को देखेंगे, वो पदानुक्रम जो जिंदगी के पूरे ताने बाने को एक साथ पिरोता है। ये है वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसे ऐसे समझिए जैसे एक के अंदर एक रखे हुए कई सारे बक्से हों। सबसे बड़ा, सबसे जनरल बक्सा है किंगडम, और सबसे छोटा और सबसे स्पेसिफिक बक्सा है स्पीशीज। जैसे जैसे हम इस हायरार्की में ऊपर से नीचे जाते हैं, किंगडम से फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और फिर स्पीशीज तक, हर लेवल पर चीजें ज्यादा स्पेसिफिक होती जाती हैं। तो इस हायरार्की के सबसे ऊपर सबसे बड़े लेवल पर है किंगडम्स। R.H. विटेकर का दिया हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आज भी सबसे ज्यादा माना जाता है। इसके मुताबिक धरती के सारे जीवन को इन 5 बड़े ग्रुप्स में बांटा गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। चलिए इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए इसे खुद हम इंसानों पर लागू करके देखते हैं। हमारा किंगडम है एनिमेलिया, क्योंकि हम जानवर हैं। हमारा फाइलम है कॉर्डाटा, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी है। क्लास है मैमेलिया, क्योंकि हम स्तनधारी हैं। ऑर्डर है प्राइमेट। फैमिली है होमोनिडे। जीनस है होमो, और आखिर में हमारी स्पीशीज है होमो सेपियंस। देखा कैसे ये सिस्टम जिंदगी के इतने बड़े कैनवस पर हमारी एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। और हाँ, ये सारा काम हवा में नहीं होता। इसके लिए वैज्ञानिकों के पास कुछ खास टूल्स या जगहें होती हैं, जैसे कि हर्बेरियम, जहां सूखे हुए पौधों के सैंपल्स रखे जाते हैं, म्यूजियम, जहां जानवरों और पौधों के प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन होते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स यानी चिड़ियाघर, जहां जीवित जंगली जानवरों को स्टडी किया जाता है, और बोटैनिकल गार्डन्स, जहां तरह तरह के जीवित पौधों का कलेक्शन होता है। ये सब टैक्सोनॉमी की वर्कशॉप्स है। तो चलिए इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जो हमारा सिस्टम है, ये अब तक खोजे जा चुके जीवन को तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, पर उन लाखों करोड़ों प्रजातियों के बारे में क्या, जिन्हें हमने अभी तक खोजा ही नहीं है? जब वो मिलेंगी तो ये सिस्टम हमें उनके बारे में क्या बताएगा? शायद यही सवाल हमें याद दिलाता है कि जिंदगी को समझने का ये सफर अभी बस शुरू ही हुआ है।